हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी द फेस बिहाइंड द चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। तो इससे पहले मैंने अपना फेस कभी रिवील नहीं करा इस चैनल पर, लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से मेरी जो वॉइस है उन लोगों को एआई जनरेटेड लग रही है। अब सारी वीडियोस में मेरा फेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग की पोएम को अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे समझाया है, लेकिन समरी में। और मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन मैंने उसको हटा दिया है, खुद से हटाया, यूट्यूब ने नहीं हटाया है क्योंकि उन्हें मेरी वॉइस से इशू था, तो मैंने सोचा हटा ही दूँ। तो अब मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और आपको बीच बीच में मैं समरी में भी समझाऊँगी उन लाइन्स को। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम इस पोएम की पब्लिशिंग डेट, थीम, मूड, मीटर, राइमिंग स्कीम, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। इस वीडियो में हम ऑथर के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने वॉल्ट व्हिटमैन की लाइफ और करियर के बारे में वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डिस्कस किया तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये पोएम काफी लंबी है। दोस्तों, ओरिजिनली ये पोएम पब्लिश हुई थी 1859 में अंडर द टाइटल अ चाइल्ड्स रेमियंस इन द सैटरडे प्रेस। इसका फाइनल टाइटल और इंक्लूजन 1860 में वॉल्ट व्हिटमैन के कलेक्शन लीफ ऑफ ग्रास में पब्लिश हुआ था। और वॉल्ट व्हिटमैन का कलेक्शन लीफ ऑफ ग्रास के कई सारे एडिशंस हैं जो वक्त के साथ साथ एक्सपेंड होते गए। इस पोएम का मूड रिफ्लेक्टिव और मेलंकोलिक, एक्स्टिक एंड अवेकनिंग, साथ ही इस पोएम में एक लॉस, रेवलेशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन देखने को मिलता है। इस पोएम में कोई रेगुलर स्कीम या मीटर नहीं है और पोएम में फ्लोइंग लाइंस का यूज हुआ है। इस पोएम के थीम अवेकनिंग टू आर्ट एंड कॉन्शियसनेस, डेथ एज अ डिवाइन मैसेज, नेचर एज अ ट्री एंड स्पिरिचुअल फोर्स, लव एंड लॉस और पोएटिक कॉलिंग है। इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस है वो हम जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो साथ साथ डिस्कस। तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं हिंदी में समझा रही हूँ और इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगी, लाइन बाय लाइन के साथ जब मैं समझाती रहूँगी उसके साथ ही, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती है। इस वजह से मैं उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पे अपनी स्क्रीन में शो कर रही हूँ। ओके, तो चलिए अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्रेडल रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड को और साथ ही सी को, समुंदर को, जिसकी लहरें जो है क्रेडल की तरह लगती है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को सुलाते हैं। ये सजेस्ट करता है इटर्नल रिदम्स के साथ ऑफ लाइफ, बर्थ एंड नेचर। एंडलेसली रॉकिंग इवोक्स करता है एक कंटिन्यूस मूवमेंट को, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द ओशन। तो ओवरऑल ये लाइन बता रही है फ्लो ऑफ टाइम और लाइफ बिगनिंग्स को। आगे स्पीकर कहते हैं आउट ऑफ द मॉकिंग बर्ड्स थ्रोट द म्यूजिकल शटल। इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं जो मॉकिंग बर्ड होती है उसका जो म्यूजिक है वो म्यूजिकल शटल की तरह लगता है। शटल एक टूल होता है जो वीविंग के काम आता है, जो थ्रेड को आगे पीछे करता है ताकि वो एक फैब्रिक बन सके। तो यहाँ पे स्पीकर ने जो मॉकिंग बर्ड के सॉन्ग का जिक्र किया है वो एक म्यूजिकल शटल है। ये एक मेटाफोर है जो बताता है कि उस बर्ड का जो सॉन्ग है वो आगे पीछे हो रहा है, मतलब उसमें एक पैटर्न है। पूरी रिदम के साथ वो चिड़िया अपना गाना गा रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वीविंग शटल आगे पीछे होता है ताकि एक फैब्रिक बन सके। आगे कहते हैं आउट ऑफ द 9th मंथ मिडनाइट। 9th मंथ रिफर करते हैं सितंबर को, वो टाइम जब समर से सीजन फॉल की तरफ जाता है, ऑटम की तरफ जाता है। ऑल्सो इट्स अ हिंट ऑफ 9 months इन अ वूम। मिडनाइट जो है एक मिस्टिकल सेटिंग को सेट कर रहा है यहाँ, एक इंट्रोस्पेक्टिव टोन को, और एक हिंट दे रहा है स्पिरिचुअल और पोएट अवेकनिंग का जो सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन का। आगे स्पीकर कहते हैं ओवर द स्टेलर सैंड्स एंड द फील्ड्स बियॉन्ड where the child leaving his bed wandered alone, bareheaded, barefoot। तो यहाँ पे स्पीकर एक चाइल्डहुड मूवमेंट को याद कर रहे हैं जब उन्होंने अपना बेड छोड़ा और वो खुद से चलने लगे। वो क्यूरियस थे, वल्नरेबल थे, और द स्टरलाइट सैंड्स का मतलब है बैरन, अननोन वर्ल्ड। बेयर हेडेड बेयरफुट दिखा रहा है कि जो बच्चा होता है जब वो पहली बार चलता है
वो नेचर के कांटेक्ट में आता है। ये चीज चाइल्डहुड इनोसेंस को दिखा रही है। आगे स्पीकर कहते हैं डाउन फ्रॉम द शावर्ड हेलो, ये रिफर कर रही है मून लाइट को, सेलेस्टियल लाइट को, जो आसमान से गिर रही है। यहाँ पे स्पीकर एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को दिखा रहे हैं, समथिंग सेक्रेड, कोई पवित्र चीज। आगे कहते हैं अप फ्रॉम द मिस्टिक प्ले ऑफ शैडो टर्निंग एंड ट्विस्टिंग एस इफ दे वर अलाइव। ये जो शैडो है वो मून से क्रिएट हो रही है, ट्री से क्रिएट हो रही है, जो ऐसा लग रहा है कि मूव कर रही है मिस्टीरियसली। टर्निंग एंड ट्विस्टिंग का मतलब है बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान मूव करते हैं। ये चीज सजेस्ट करती है कि जो चाइल्ड की इमेजिनेशन है वो एक्टिव है। आगे कहते हैं आउट फ्रॉम द पैचेस ऑफ बेरीज एंड ब्लैकबेरीज, जो वो बच्चा है वो लैंडस्केप, जो नेचुरल लैंडस्केप है वहां पे वॉक कर रहा है। जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, और जो ब्लैकबेरीज होती हैं, ये दोनों चीजें दिखाती है कि वहां पर पेन भी है और स्वीटनेस भी है। सिंबलाइज करती है कॉम्प्लेक्सिटीज को ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ, कि इंसान की जिंदगी में एक्सपीरियंस और ग्रोथ तब आता है जब वो सुख और दुख दोनों से गुजरता है। आगे कहते हैं फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द बर्ड दैट चैंटेड टू मी। अब स्पीकर एक पावरफुल मेमोरी को याद कर रहे हैं, एक ऐसी बर्ड का सॉन्ग जो उनके दिल को छू गया। और ये जो मूवमेंट है वो ओरिजिन है उनकी पोएटिक कॉन्शियसनेस का, एक टर्निंग पॉइंट है कि स्पीकर खुद कैसे एक्सपीरियंस करते हैं लव, लाइफ और नेचर को। आगे कहते हैं फ्रॉम योर मेमोरी सेड ब्रदर फ्रॉम द फिटफुल राइजिंग एंड फॉलिंग आई हर्ड। ये जो सेड ब्रदर है यहाँ पे स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं एक मेल बर्ड को, और उस बर्ड से अपने आप की जो उनकी जर्नी है उसको रिलेट कर पा रहे हैं। फिटफुल राइजिंग एंड फॉलिंग का मतलब है कि वो चिड़िया दुखी भरे गाने गा रही है, जिसे स्पीकर इंटरनलाइज कर रहा है, और वो पोएट के खुद के इमोशन और पोएटिक अवेकनिंग का पार्ट बन गया है। आगे कहते हैं फ्रॉम अंडर दैट येलो हाफ मून लेट राइजन एंड सॉलन एज इफ विद टीयर्स। जो मून है उसे येलो और स्वेलिंग पर्सोनिफाई किया गया है, जो अपीयर हो रहा है वीप की तरह। एक मेलेंकोलिक मूड बन रहा है यहाँ पे, एक दुखी भरा मूड, जो नेचर यानी कि मेल बर्ड और पोएट दोनों के दुख को दर्शा रहा है। मून भी उनकी सैडनेस को अपने साथ शेयर कर रहा है, जो दिखा रहा है कि उन दोनों का दुख इतना गहरा है कि वो चारों तरफ नेचर को अपने दुखों में डाल रहा है। चारों तरफ सिर्फ उदासी का माहौल बन गया है। यहाँ तक हमने समझा है कि स्पीकर नेचर को एज अ टीचर, एज अ मिरर समझ रहा है सोल की। समझा है कि जो स्पीकर है वो अपनी बचपन की याद को बता रहा है, उस याद को जब वो समुंदर के पास अकेले घूम रहा था। वो समय था जब उसने एक मॉकिंग बर्ड की आवाज़ सुनी, इसकी वजह से उसकी पुरानी यादें और उसकी जो सैड फीलिंग्स थी वो सब जाग गई। स्पीकर कहते हैं फ्रॉम दोज बिगनिंग नोट्स ऑफ यर्निंग एंड लव देयर इन द मिस्ट। अब पोएट रिकॉल कर रहे हैं उस बर्ड के सॉन्ग के फर्स्ट नोट को, जो पूरी तरह प्यार और जुदाई पे बेस्ड था। एक मिस्टीरियस मिस्टी एनवायरनमेंट में उसकी सेटिंग थी, और ये जो अर्ली नोट्स थे इस गाने के, उसने पोएट की सोल को अवेक किया था, उसकी आत्मा को लॉन्गेविटी और सेंसिटिविटी से भर दिया था। आगे कहते हैं फ्रॉम द थाउजेंड रिस्पॉन्सेस ऑफ माई हार्ट नेवर टू सीज। जो वो चाइल्ड था उसका हार्ट, उसका दिल रिस्पॉन्ड कर रहा था इंटेंसिवली और इटर्नली उस सॉन्ग को सुनकर। वो नोट पोएट के दिल को इतना छू गया कि उनकी जो पोएटिक जर्नी है, जो उनकी आर्ट है, उसकी जर्नी, उसकी शुरुआत ही उस बर्ड के सॉन्ग की वजह से हुई। फ्रॉम द मेरेड थैंक्स अ रॉस वर्ड। और ये जो इमोशनल स्ट्रिंग थी, इमोशनल मूवमेंट था, ये उस बच्चे को काउंटलेस वर्ड में छू गया था, यानी कि कई तरीके से उस बच्चे के इमोशन, उसके माइंड पर उस सॉन्ग ने इम्पैक्ट किया। ये वर्ड था पोएटिक लैंग्वेज का। ये वो वर्ड्स थे जो फीलिंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, लव और लॉस के बन पा रहे थे। आगे कहते हैं फ्रॉम द वर्ड स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिलीशियस देन एनी। इतने वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड था जो काफी ज्यादा पावरफुल था, काफी ज्यादा डीप था। वो एक मिस्टिकल वर्ड था, वो था डेथ। अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, डेथ एक ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई डरे, बल्कि वो एक नेसेसरी और एक ब्यूटीफुल चीज है।
आगे कहते हैं फ्रॉम सच एज नाउ दे स्टार्ट द सीन रिविजिटिंग। अब जो वर्ड्स और मेमोरीज हैं उनके सामने वो वापस आ रही है एज अ फ्लैशबैक, एज अ विविड इमेजरी। पोएट उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जिसने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, एक नया चेंज दिया था। आगे कहते हैं एज अ फ्लॉक ट्विटरिंग राइजिंग और ओवरहेड पासिंग। वर्ड्स और मेमोरी ऐसी है जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स जो सजेस्ट करती है मूवमेंट, लाइफ और एनर्जी को। वो बर्ड्स आती जाती रहती हैं क्योंकि वो माइग्रेटिंग बर्ड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेस को चेंज करती रहती हैं, जो समझा रही है कि इंस्पिरेशन और मेमोरी जो है वो कभी दिमाग से जाती नहीं है और अचानक से दिमाग में कभी भी याद आ जाती है। आगे कहते हैं बॉर्न हिदर ऑल ल्यूड्स मी हरिडली। और पोएट जो है काफी ज्यादा ईगर है, उन्हें वो मेमोरी को कैप्चर करना है, उस इंसाइट को कैप्चर करना है उससे पहले कि वो उनके दिमाग से निकल ना जाए। आगे कहते हैं a man yet by these tears a little boy again। स्पीकर कह रहे हैं कि ये अब मैं ग्रोन मैन बन चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये जो पावरफुल इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, ये दोबारा से मुझे एक सीधा साधा इनोसेंट सा बच्चा बना देती है। आगे कहते हैं throwing myself on the sand confronting the waves। ये एक ड्रामेटिक इमेज है सरेंडर और इमोशनल ओपननेस की। यहाँ पे स्पीकर ये कह रहे हैं मेटाफोरिकली कि मैंने अपने आप को समुंदर के आगे रख दिया है, फेंक दिया है, जो सिंबलाइज करता है कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड इमोशन या कोई अननोन। आगे कहते हैं आई चेंजर ऑफ पेन्स एंड जॉयस यूनाइटेड ऑफ हियर एंड हियर आफ्टर। अब पोएट जो है फुल्ली अपनी आइडेंटिटी को क्लेम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं एक चेंटर हूँ, जिसका मतलब है सिंगर या पोएट, जो दोनों सफरिंग और हैप्पीनेस को दिखाता है, कनेक्ट करता है लाइफ और डेथ को, मटेरियल थिंग्स और स्पिरिचुअल लाइफ को। तो वॉल्ट विटमैन के अकॉर्डिंग पोएट का ये रोल होता है। आगे कहते हैं टेकिंग ऑल हिंट्स टू यूज देम बट स्विफ्टली लीपिंग बियॉन्ड देम। अ रेमिनियंस सिंग। वो कह रहे हैं कि वो दुनिया से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन अपनी पोएट्री में वो खुद आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जो पोएट्री है वो सिर्फ रियलिटी तक सीमित नहीं होती, वो नेचर, इमोशन, मेमोरीज का यूज करके ज्यादा गहरी सच्चाइयों तक पहुंच जाते हैं। आखिर में वो अपना मकसद बताते हैं, एक याद, एक पुरानी मेमोरी को गाने का। ये सिर्फ एक यादों का गीत नहीं है, बल्कि एक बदलाव, एक चेंज और पोएटिक कॉन्शियसनेस में एंटर करने का गीत भी है। आगे स्पीकर कहते हैं वंस पाव मुनॉक, जो कि नेटिव ओल्ड अमेरिकन नेम है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क का, जहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने अपनी यूथ का जो वक्त होता है वो स्पेंड किया है। अब ये जो पोयम है ये शिफ्ट हो गई एक रिकलेक्शन में, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज में। तो स्पीकर एक फ्लैशबैक में जाते हैं और कहते हैं when the lilac scent was in the air and the fifth month grass was growing। लिलिक सेंट और फिफ्थ मंथ का मतलब है मई मंथ, वो टाइम जो स्प्रिंग टाइम होता है, रीबर्थ का टाइम होता है, ग्रास ग्रोइंग का टाइम होता है, जब पौधे घास सब उगती हैं। तो यहाँ पे स्पीकर एक पीसफुल मूड शो कर रहे हैं जो फ्रेगनेंस, वार्मथ और ग्रोथ से भरा हुआ है। आगे कहते हैं अप द सी शोर इन सम बैरियर्स। वो बताते हैं कि कोस्ट लाइन है जहाँ पे थ्रोनी श्रब्स हैं, कांटे भरे श्रब्स लगे हुए हैं और शायद उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है। ये चीज सजेस्ट करती है मिक्स फीलिंग को, एक प्रोटेक्शन और ब्यूटी को, कि जो स्वीटनेस है उसकी चारों तरफ पेन होता है। और ये वही जगह है जहां पर बर्ड्स ने अपना घर बसा रखा है। आगे कहते हैं टू फेदर्ड गेस्ट फ्रॉम एलाबामा टू टुगेदर। फेदर्ड गेस्ट का मतलब है माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह आती रहती हैं। शायद ये माइग्रेटिंग बर्ड एलाबामा नाम की जगह से आई है। और ये बर्ड्स मॉकिंग बर्ड्स हैं। मॉकिंग बर्ड्स अमेरिकन बर्ड्स होती हैं जो गाना गाती हैं, बिल्कुल कोयल की तरह। और उन बर्ड्स की जो पेयरिंग है, वो जो दो बर्ड्स हैं, वो लव, यूनियन और पार्टनरशिप को दिखा रही है। आगे स्पीकर कहते हैं एंड देयर नेस्ट एंड 4 लाइट ग्रीन एग्स स्पॉटेड विद ब्राउन। यहाँ पे एक पीसफुल डोमेस्टिक सीन का पोएट ने जिक्र किया है। जो बर्ड नेस्ट है विद एग्स, वो लाइफ पोटेंशियल और क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है,
वॉल्ट विटमैन ने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि उस घोंसले में जो अंडे थे चिड़ियाओं के वो ग्रीन कलर के थे जिनमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स थे। आगे कहते हैं एंड एवरी डे द ही बर्ड टू एंड फ्रो नियर एट हैंड। ही बर्ड का मतलब है जो मेल बर्ड है वो काफी एक्टिव थी। वो बाहर आ रही थी, अपने घोंसले से आ जा रही थी। शायद वो अपनी ड्यूटीज को निभा रही थी, वो प्रोटेक्ट कर रही थी एग्स को और शायद खाना ला रही थी अपनी शी बर्ड के लिए। तो इस लाइन में रिचुअल केयर और लव दिखाया जा रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं एंड एवरी डे द शी बर्ड क्राउच्ड ऑन हर नेस्ट साइलेंट विद ब्राइट आईज। और जो फीमेल बर्ड है वो नेस्ट में पेशेंटली वॉच कर रही थी सब कुछ, जो सिंबलाइज करता है मदरहुड, पेशेंस और क्वाइट डिवोशन को। हर ब्राइट आई सजेस्ट करती है उसकी अवेयरनेस, उसकी इंटेलिजेंस और उसके इमोशनल डेप्थ को। आगे स्पीकर कहते हैं इन एवरी डे आई क्यूरियस बॉय नेवर टू क्लोज नेवर डिस्टर्बिंग देम। यहाँ पे स्पीकर रिकॉल कर रहे हैं कि जब मैं काफी यंग था तो मैं उन चिड़िया को रोज देखता था, लेकिन मैं कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था, उनके पास ज्यादा नहीं जाता था। बस मैं क्यूरियस था, कॉशियसली पियरिंग, ऑब्जर्विंग, ट्रांसलेटिंग। मैं सिर्फ देखता नहीं था, मैं एब्जॉर्ब भी करता था, उनके बिहेवियर को ट्रांसलेट करता था, उनके इमोशंस को, उनके मीनिंग को अपने ही थॉट्स में। आगे कहते हैं शाइन 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 pour down your warm great sun while we bask we two together। एक सडन शिफ्ट यहाँ पे स्पीकर ने बताया है, एक खुशी भरा माहौल जो दिखा रहा है कि वो जो चिड़िया है वो गाना गा रही है। सूरज आसमान में पूरी तरीके से चमक रहा है और उसकी जो रोशनी है वो एक लाइफ, एक वार्म दे रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रो को, वाइटलिटी और जॉय को। ये एक हैप्पी टाइम है उन दो चिड़ियाओं के लिए जब वो दोनों साथ हैं और इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अब स्पीकर ये बता रहे हैं बचपन की एक याद में, जब वो पावमनाक के समुंदर के किनारे पे थे तब उन्होंने एक पेड़ पर एक घोंसले को देखा था। वो घोंसला जिसमें एक मेल और एक फीमेल बर्ड थी। उनके 4 अंडे थे जो हरे कलर के थे और उन पे ब्राउन स्पॉट था। तो स्पीकर जो है बच्चे थे और उन्होंने उन अंडों को छेड़ा नहीं, उन चिड़ियाओं को नहीं छेड़ा। उन्होंने बस उस अंडों को, उन चिड़ियाओं को दूर से ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि जो मेल बर्ड है वो तो बाहर चली जाती है हर रोज़ खाना लाने के लिए, लेकिन जो फीमेल बर्ड है वो उन अंडों की रखवाली करती है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ को समझा है। ओके, कहते हैं टू टुगेदर विंड्स ब्लो साउथ और विंड्स ब्लो नॉर्थ। जॉयफुल एक्सक्लेमेशन है यूनियन, पार्टनरशिप और लव का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है या साउथ से आ रही है। ये चीज एक्चुअल में हवा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये दिखाती है कि जो प्यार है उसमें कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन जो कपल होता है वो साथ में हर चैलेंजेस को फेस कर लेता है। डे कम वाइट और नाइट कम बैक, वेदर इज डे और नाइट, रात हो या दिन हो, जो पेन है वो हमेशा रहता है और दोनों को यूनाइट कर लेता है, मतलब कि सुख दुख के साथी। होम और रिवर्स एंड माउंटेन्स फ्रॉम होम, चाहे वो दोनों घर में साथ हो या फिर अलग अलग हो, उनका जो बॉन्ड है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। सिंगिंग ऑल टाइम माइंडिंग नो टाइम, और वो जो बर्ड्स हैं वो जॉयफुल गाना गाती रहती हैं। while we two keep together, क्योंकि जब हम दोनों साथ हैं तो वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज लाइफ में क्यों ना आ जाए। आगे स्पीकर कहते हैं टिल ऑफ अ सडन मे बी किल्ड अननोन टू हर मेट। अब आता है टर्निंग पॉइंट। जो स्टेबिलिटी थी, जॉय था, अब वो लॉस और कंफ्यूजन में बदल गया है। जो दुख है वो बिना वार्निंग के आते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं जो शी बर्ड है, जो फीमेल बर्ड है, वो कहीं गायब हो गई, शायद उसे किसी ने मार दिया है, लेकिन उसकी किस्मत अभी कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। मेल बर्ड को तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है अभी। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी को, एक हेल्पलेसनेस को दिखाया है। आगे कहते हैं वन फॉर नून द शी बर्ड क्राउच्ड नॉट ऑन द नेस्ट। वो जो शी बर्ड है वो नेस्ट से, घोंसले से गायब है। नेस्ट जो है वो सिंबल है लाइफ का, एक ऐसी लाइफ जो अब खाली हो चुकी है, जिसमें कुछ नहीं बचा। नॉर रिटर्न दैट आफ्टरनून नॉर द नेक्स्ट नॉर एवर अपीयर्ड अगेन। वो शी बर्ड कई दिनों तक नहीं आई। जो पैटर्न था लव और केयर का वो अब टूट गया है, और ये फाइनल है कि वो
बर्ड जो है हमेशा के लिए चली गई है। आगे कहते हैं एंड देंस फॉरवर्ड ऑल समर इन द साउंड ऑफ द सी। उस बर्ड के जाने के बाद जो नेचर है वो भी दुख में डूब गया है। उस वक्त के बाद समर के वक्त जो समुंदर की साउंड होती है वो भी एक बैकग्राउंड बन गई है उदासी का। पहले जो है एक सी जो है क्रेडल की तरह थी जो खुशियों को दिखाती थी, लेकिन अब वो सिंबल बन गई है लॉस का, इटर्नल मॉर्निंग का। एंड एट नाइट अंडर द फुल ऑफ द मून इन calmer वेदर। और जो पीसफुल नाइट्स थी जो चांद की रोशनी में इतनी पीसफुल लगती थी, अब उसी चांद की रोशनी में सिर्फ दुख लगता है। जो चांद है वो रिफ्लेक्ट करता है मेमोरी को, एक इमोशनल रिफ्लेक्शन को। ओवर द हॉरर सर्जिंग ऑफ द सी और flitting from bearer to bearer by day। जो सी है, जो समुंदर है, वो एक हार्श और एक पेनफुल मिरर बन गया है ही बर्ड के लिए, क्योंकि वो जो ही बर्ड है वो दुखी होके रो रही है और वो मेल बर्ड जो है इधर उधर घूम रही है थॉर्न टू थॉर्न। जो कांटे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ही बर्ड के पेन को। वो ही बर्ड अपनी शी बर्ड को इधर उधर ढूंढ रही है क्योंकि वो अपने मेट के बिना पूरी तरीके से खो चुकी है। उस शी बर्ड के बिना मेल बर्ड की भी जिंदगी कुछ नहीं है। I heard at intervals the remaining one, the he-bird, the solitary guest from Alabama। स्पीकर अभी भी उन चिड़ियाओं को देख रहा है और उस ही बर्ड के दुख को महसूस कर पा रहा है। वो मेल बर्ड जो कभी एक जोड़ी का हिस्सा थी, अब वो अकेला रह गया है। वो इस दुनिया का मेहमान बन गया है, वो दुनिया जो उसके लिए अनजान है। आगे दोस्तों, इस लाइन की शुरुआत में स्पीकर ये कह रहे हैं कि वो मेल और फीमेल बर्ड हमेशा साथ रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी अलग नहीं होती। लेकिन अचानक से एक दिन जो फीमेल बर्ड है वो कहीं गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं आती। तब स्पीकर ऑब्जर्व करता है उस मेल बर्ड को और सिर्फ उस मेल बर्ड की आवाज़ को और उसके गाने को सुनता है। और स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो वो मेल बर्ड है उसकी सारी बातों को वो समझ पा रहे हैं। उसके गीत के स्वर, उसके शब्द, उसके दर्द को स्पीकर महसूस कर पाते हैं। कहते हैं ब्लो 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 अप सी विंड्स अलोंग पाउमुनाक शोर्स। यहाँ पे स्पीकर ने एक ड्रामेटिक क्राइंग को दिखाया है, इमोशनल क्राई को दिखाया है। जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो भी बर्ड की इस जुदाई को मिमिक कर रही है, कॉपी कर रही है, बर्ड के ग्रीफ को एको कर रही है। स्पीकर और ही बर्ड दोनों ही सी विंड से बोल रहे हैं कि उस शी बर्ड को वापस ले आए। विंड्स रिप्रेजेंट कर रही है होप, लॉन्गिंग और नेचर्स इनडिफरेंट फोर्स को। आगे स्पीकर कहते हैं आई वेट एंड आई वेट टिल यू ब्लो माई मेट टू मी। बर्ड जो है अभी भी वेट कर रही है अपनी शी बर्ड का। ये चीज दिखाती है उसके डिवोशन को, उसके डेस्परेशन को। और ये भी सच है कि कोई भी चीज उस शी बर्ड को वापस नहीं ला सकती। ये लाइन दिखा रही है एक ऐसी जुदाई को, एक ऐसे दुख को जो बिल्कुल दिल से आ रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं यस व्हेन द स्टार ग्लिसन्ड ऑल नाइट लॉन्ग ऑन द prong ऑफ अ मूस scalloped स्टेक। अब यहाँ पर जो सीन है वो एक शांत और एक मिस्टीरियस नाइट में बदल जाता है। तारे आसमान में चमक रहे हैं। ये बर्ड की उदासी से बिल्कुल अपोजिट है जो सीनरी है। ये दिखाता है कि नेचर तो शांत है लेकिन उनके अंदर भी दर्द है। वो मेल बर्ड अकेला बैठा है एक खंबे पर जो मूस यानी कि काय और स्कैल्प्ड स्टेक यानी कि जो शेल्स है उससे ढका हुआ है। ये नेचर की एक सुनसान सी जगह है जहां हर चीज में एक टेक्सचर है। वहां पे एक लोनलीनेस की फीलिंग है। आगे स्पीकर कहते हैं डाउन ऑलमोस्ट अमिड द स्लैपिंग वेव्स। वो बर्ड जो है समुंदर के काफी पास बैठा हुआ है जहाँ पे वेव्स आ रही है, समुंदर की लहरें आ रही है। ये चीज एम्फसाइज करती है आइसोलेशन को। वो मेल बर्ड काफी अकेला हो चुका है और वो नेचर के रॉ इमोशन के काफी ज्यादा क्लोज है। वो जुदाई की उस तन्हाई को महसूस कर रहा है। आगे कहते हैं सेट द लोन सिंगर वंडरफुल कॉजिंग टीयर्स। बर्ड को डिस्क्राइब किया है लोन सिंगर वंडरफुल से, जो एक डिवाइन और एक पोएटिक स्टेटस है।
उस मेल बर्ड का जो सॉन्ग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो किसी के भी आंखों में आंसू ला सकता है, स्पीकर और रीडर दोनों के। आगे कहते हैं, he called on his mate, he poured forth the meaning which I of all men known। वो सॉन्ग जो कि सिंपल है लेकिन डायरेक्ट है, एक हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग, जो वो बर्ड रो के अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है अपने उस कंपेनियन के लिए जो उससे जुदा हो चुकी है। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहा है कि उसने उस बर्ड के सॉन्ग में एक डीप मीनिंग निकाला है। वो एक ऐसा सॉन्ग है जो सोल टू सोल कम्युनिकेट कर रहा है। जरूरी नहीं उसमें कोई लिटरल वर्ड्स हो, बल्कि ये एक फीलिंग की बात है, ट्रुथ की बात है, इंट्यूशन की बात है। आगे स्पीकर कहते हैं, यस माय ब्रदर, आई नो द रेस्ट माइट नॉट, बट आई हैव ट्रेजर्ड एवरी नोट। तो वॉल्ट विटमैन ने उस बर्ड को एड्रेस किया है एज अ ब्रदर। अब वो बर्ड सिर्फ एक बर्ड नहीं है, वो पोएट के लिए एक फेलो, एक सोल, एक पोएट है, एक मिरर है पोएट के खुद के दुखों का। स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं उस बर्ड से कि आई नो तुम्हारा जो दुख है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, शायद दूसरे ना कर पाए। तुम्हारे उस नोट को मैं समझ सकता हूँ जिसे दूसरे ना समझ पाए, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, मैंने तुम्हें एब्जॉर्व किया है, प्रिजर्व किया है, तुम्हारे गाने को अपने दिल तक रखा है। आगे कहते हैं, फॉर मोर देन वंस डिमली डाउन टू द बीच ग्लिडिंग। वो रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे वो चुपचाप जाके बीच के पास बैठ जाते थे, उस बर्ड के गाने को बार बार सुनते थे। साइलेंट अवॉइडिंग मून बीम्स ब्लेंडिंग माई सेल्फ विद द शेडोज। लाइट को अवॉइड करते थे, रात की मिस्ट्री और डार्कनेस में गुम हो जाते थे। ये सिंबलाइज करता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन को, फ्रॉम इनोसेंट चाइल्ड टू कैपिलेटिव पोएट। कहते हैं, रिकॉलिंग नाउ द ऑब्सक्योर शेप्स एंड द इकोस। प्रेजेंट में स्पीकर को वो जो इमेजेस है ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो साउंड है वो एक एको की तरह उनकी पोएटिक इंसाइट की फाउंडेशन है। आगे ये लास्ट स्लाइड को ही समझेंगे कि ये पोएम काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए इस पोएम को 2 पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। आगे स्पीकर कहते हैं, द साउंड एंड साइट आफ्टर देयर सॉर्ट्स। स्पीकर ने सारी इमेजेस, सारी साउंड को ऑब्जर्व किया है जितनी भी नेचर में है, चाहे वो वेव्स हो, बर्ड सिंग हो या मूनलाइट ग्लोज हो, सब कुछ स्पीकर ने ऑब्जर्व किया है। कह रहे हैं कि एक ऑर्डर है, एक हार्मनी है नेचुरल वर्ल्ड में, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है किसी के गम को मिटाने के लिए, किसी के दुख को कम करने के लिए। आगे कहते हैं, द वाइट आर्म्स आउट इन द ब्रेकर्स टायरलेसली टॉसिंग। दोस्तों, वाइट आर्म्स का मतलब है फॉर्मी वेव्स जो बीच शोर पर आ रही है। ये इमेज एक फेमिनिन इमेज है जो ब्यूटीफुल तो है लेकिन रेस्टलेस है, सिंबलाइज कर रही है डिजायर, लॉन्गिंग और इमोशनल स्ट्रगल को। अगेन यहाँ पर दोबारा से जो सी है वो एक मिरर बन गई है पोएट के खुद के इंटरनल स्टेट का। आगे स्पीकर कहते हैं, आई विद बेयर फीट अ चाइल्ड द विंड वाफ्टिंग माई हेयर। यहाँ पे स्पीकर रिकॉल कर रहे हैं उस मोमेंट को जब वो एक बच्चे थे, वो नंगे पैर बीच पर आए थे, समुंदर के पास खड़े हुए। यहाँ पे एक इनोसेंस दिखाई है, ओपननेस दिखाई है चाइल्ड की, कॉन्ट्रास्ट में डेप फीलिंग जो अब बड़े होके स्पीकर फील कर रहे हैं। आगे कहते हैं, लिसन लॉन्ग एंड लॉन्ग। एक पावरफुल रिपीटेशन है डीप प्रोलॉन्ग्ड अटेंशन की। कोई पैसिफिक हियरिंग नहीं है, बल्कि एक सोलफुल लिसनिंग मेडिटेटिव है जो उस बर्ड के सॉन्ग में उसके दुख को एब्जॉर्व कर सकता है, समुंदर को और यूनिवर्स की साउंड और इमेजेस को एब्जॉर्व कर सकता है, समझ सकता है। आगे स्पीकर कहते हैं, लिसन कीप टू सिंग नाउ ट्रांसलेटिंग द नोट्स। स्पीकर ने वो गाना एक पर्पस से सुना है, सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि प्रिजर्व करने के लिए, उसको रिक्रिएट करने के लिए अपनी पोएट्री में। ये पोएट की एक सेक्रेड ड्यूटी है कि वो इमोशन को ट्रांसलेट करे पोएट्री में, ट्रांसलेट करे नेचर सॉन्ग को इनटू ह्यूमन मीनिंग में। आगे कहते हैं, फॉलोइंग यू माई ब्रदर सूद सूद सूद। अगेन दोबारा से उस बर्ड को स्पीकर ने रिफर किया है एज अ ब्रदर, और वो उस बर्ड के पाथ को फॉलो कर रहा है।
फ्रॉम ग्रीफ टू एक्सप्रेशन, फ्रॉम फीलिंग टू वॉइस। पोएट की जो जर्नी है वो मिरर कर रही है उस बर्ड के मॉर्निंग को। सूट 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 जो है वो एक चैंट है, सजेस्ट करता है अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग को। आगे कहते हैं क्लोज ऑन इट्स वेव सूट्स द वेव बिहाइंड। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं जो समुंदर की लहरें हैं वो एक के बाद एक आती है, एक रिदम में, एक सूदिंग और एक कंटिन्यूटी में, क्योंकि नेचर ब्यूटीफुल है, हारमोनियस है और उसमें एक सेल्फ सूदिंग साइकिल है। एंड अगेन अनदर बिहाइंड एम्ब्रेसिंग एंड लैपिंग एवरीवन क्लोज। वेव्स एक के बाद एक आती रहती हैं और एक नेचुरल कंफर्ट भी आता रहता है उसके साथ। ये एक विजुअल रिदम है केयर की और क्लोजनेस की ऑफ द सी, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट दिखाती है ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। बट माई लव सूट्स नॉट मी। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग शिफ्ट है जो बता रहा है कि नेचर के इतने कंफर्ट के बाद भी स्पीकर का जो लव है ये जुदाई के गम में है। समुंदर की जो रिदम है वो भी उसको हील नहीं कर सकती, कि वो भी इमोशन है लॉस और लव का। आगे कहते हैं लो हैंग्स द मून इट रोज लेट। तो मून है वो काफ़ी नीचे है और काफ़ी देर बाद आसमान में आया है। वो चांद भी मिस्टिकल और मैजिकल नहीं लग रहा, खुद भी नीचे झुका हुआ है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके ऊपर जैसे कोई बर्डन हो दुखों का, जैसे कि स्पीकर के दिल में है। इट इज लैगिंग ओ आई थिंक इज हैवी विद लव। चांद और स्पीकर दोनों ही एक इमोशन को शेयर कर रहे हैं, दोनों पे ही बर्डन है अनएक्सप्रेस्ड इमोशन का। हैवी विद लव सजेस्ट करता है वो प्यार जो कहीं खो चुका है या वापस आपको नहीं मिला है। अगर ऐसा मोमेंट आता है तो वो प्यार एक बोझ बन जाता है। और जो मून है, जो चांद है, वो एक मिरर है सोल के लिए, आत्मा के लिए, तो दूर है काफी, दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि स्पीकर का प्यार उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी जुदाई की वजह से स्पीकर काफी गम में डूबा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की पोएम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मुझे और सजेशन दे सकते हो कि मैं कैसे और अच्छे से समझाऊँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।